अब देखिए, अगर अब हम बात करें कि भारत आने वाली कंपनी या फिर देश कौन थी, ठीक, कंपनियां या देश, भारत आने वाली कंपनी या देश, तो सर्वप्रथम पहले पुर्तगाली आए। कौन आए? पुर्तगाली। ओके, पुर्तगाली के बाद अगर हम बात करें तो डच आए तीसरा, और डच के बाद अंग्रेज आए, और चौथा अंग्रेज के बाद डेनिस आए, और पांचवा डेनिस के बाद फ्रांसीसी आए, और फ्रांसीसी के बाद छठवां स्वीडिश आए। तो भारत आने वाली जो कंपनियां थी, तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, दूसरा डच आए, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनिस, पांचवा फ्रांसीसी और छठवां। अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं कि पुर्तगाली में आखिर कौन कौन सी कंपनियां, इसकी स्थापना कब हुई, डच कब कौन कौन सी कंपनियां स्थापित हुई डच में, अंग्रेज और डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें अंग्रेज हैं, और जो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है वो केवल अंग्रेजों पर बेस है। इसीलिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री होगी वो अंग्रेजों पर होगी, और हम केवल इनको थोड़ा थोड़ा पढ़कर आगे निकल जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों को हम विस्तार से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसीलिए चलिए वीडियो को अब पुर्तगाली को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें पुर्तगाली की, तो ये भारत आने वाला प्रथम, ये अगर हम बात करें पुर्तगाली की, तो भारत आने वाला प्रथम देश, भारत आने वाला, अगर हम बात करें पुर्तगाली की, तो यह भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय देश, और इसकी स्थापना 1498 में हो चुकी थी। यानी कि जो वास्को डी गामा था, 1498 में वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा और यह पुर्तगाली की स्थापना कर दी। इसके बाद 1500 में, कब, 1500 में एक पेट्रा अल्वार्जो नाम का एक व्यापारी आया, अल्वारेज नाम का एक, कौन आया, देखिए 1500 में पेट्रा अल्वार्जो नाम का एक नायक आया, नाविक आया, जिसे हम नाविक कह सकते हैं। यह 13 जहाज़ों का नायक बनकर आया, 13 जहाज़ों का नायक, ठीक। तो पेट्रा अल्वार्जो एक 1500 में आया, ये एक पुर्तगाली नाविक था जो 13 जहाज़ों का नायक बनकर भारत आया, और यह बस इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम बात करें पुर्तगाली में आखिर क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो एक है फ्रांसिस्को अल्मेडा, फ्रांसिस्को अल्मेडा। अब ये फ्रांसिस्को अल्मेडा कौन था? आप सोच रहे होंगे कि बंदा पढ़ा क्या रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब देखिए, आप थोड़ा थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, आपको आज नहीं तो कल थोड़ा, अगर आप लेक्चर कंटिन्यू देखेंगे तो कंफर्म है कि आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपका थोड़ा थोड़ा नया है तो इसीलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन आप पेशेंस बना के रखिए तो 100% आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आप बहुत पेशेंस जरूर बना के रखिए। देखिए, अगर हम बात करें फ्रांसिस्को अल्मेडा की, देखिए पुर्तगाली जो था वो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय देश था। जो वास्को डी गामा था वह भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था, ठीक। फिर वास्को डी गामा के बाद 1500 में वास्को डी गामा 3 महीने तक रुका, जैसे हमने पहले चर्चा कर चुका हूँ। और अगर हम बात करें पेट्रा अल्वार्जो का, यह एक नाविक था, जो नाविक था ये 13 जहाज़ों का नायक बनकर भारत आया, ठीक। फिर इसके बाद फ्रांसिस्को जो अल्मेडा था यह भारत आया, और यह 1505 से लेकर 1509 तक रहा। इसका जो शासनकाल है यह 1505 से लेकर 1509 तक रहा। इसमें केवल आप फैक्ट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको लिए केवल यह अभी फैक्ट ही महत्वपूर्ण है। डिटेलिंग बाई जो कहानी होगी, जो अच्छे से हो डिटेलिंग बाई होगी, वो जब हम विस्तार से शुरू करेंगे अंग्रेज़ों के बारे में, तब हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ यहाँ फैक्ट ही कंप्लीट करिए और पढ़िए। देखिए, फ्रांसिस्को जो अल्मेडा था ये 1505 से लेकर 1509 तक इसका शासनकाल रहा। अगर हम बात करें तो ये प्रथम वायसराय था, प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, जो 1509 से 1505 से 1509 तक रहा। और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू यानी कि नीले पानी की नीति अपनाई, नीले पानी की नीति।
केवल इससे यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस वायसराय ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। यदि आप सोच रहे होंगे कि नीले पानी की नीति है क्या, तो नीले पानी की नीति के तहत जो समुद्र थे उन पर अधिकार करना, समुद्र पर अधिकार करना, वह था नीले ब्लू वाटर पॉलिसी। यानी ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत वो अपने आप को सागर स्वामी कहने लगे और नीले पानी की नीति के तहत उन्होंने समुद्र पर अधिकार कर लिया। और अब देखिए 1500 इन्होंने 3 और 1505 इन्होंने कोचीन और कन्नूर पर अपनी कोठियां स्थापित की। तो ये प्रथम कोठी थी इनकी, प्रथम कोठी। इन्होंने प्रथम कोठी 1503 में कोचीन में स्थापित की और दूसरी कोठी थी इन्होंने 1505 में कन्नूर पर स्थापित की। तो अगर यह क्वेश्चन आए कि पुर्तगालियों ने अपनी जो प्रथम कोठी थी वो कहाँ स्थापित की, तो आप बोलेंगे कि 1503 में कोचीन में और दूसरी जो कोठी थी वो 1505 कन्नूर में स्थापित की। ये जो थी सफल थी। आपसे केवल यहाँ से फ्रांसिस्को अल्मेडा के बारे में पूछ सकता है कि यहाँ से केवल अगर पूछेगा तो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति पूछेगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किस वायसराय ने अपनाई, और इसका शासनकाल नहीं पूछेगा, केवल इसमें ये मोस्ट है। फिर इसके बाद दूसरा वायसराय आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक। अगर आप पूछेंगे यह कौन था, तो यह भी पुर्तगाली दूसरा वायसराय था जो 1509 से 1515 तक इसका शासनकाल रहा। यह 1509 से 1515 तक इसका शासनकाल रहा। यह दूसरा पुर्तगाली वायसराय था, दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। और इसने सबसे महत्वपूर्ण बात यह की कि इसने बीजापुर का जो सुल्तान था, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से, बीजापुर के जो सुल्तान थे उससे आदिल शाह से गोवा जीत लिया, ठीक। इसने बीजापुर से गोवा जीत लिया। यानी कि जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था ये 1509 से 1515 तक दूसरा वायसराय था, पुर्तगाली दूसरा वायसराय था। और इसने बीजापुर के जो सुल्तान था उससे गोवा जीत लिया। और इसने अपने क्षेत्र पर, ये अगर याद रखिए कि इसने अपने क्षेत्र पर, ये मोस्ट है ये वाला, कि इसने अपने क्षेत्र पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सती प्रथा तो आप जानते ही होंगे, और इसने अपने क्षेत्र यानी जो गोवा था इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि सबसे मतलब कि अल्फांसो गोवा किसने जीता। तो यहाँ से यह क्वेश्चन बन सकता है कि बीजापुर के सुल्तान जो आदिल शाह था उससे गोवा किसने छीना, तो उससे गोवा छीना अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने छीना। और अपने क्षेत्र पर सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने लगाया, जो भारत का, जो पुर्तगाली कौओं का दूसरा वायसराय था और जिसका शासनकाल 1509 से 1515 तक था। क्लियर। यदि आप और इसमें डिटेल से जाना चाहें तो जा सकते हैं कि इसने अपने क्षेत्र में जो पुरुषों थे उनसे भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। यानी कि जो इंग्लो इंडियन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, अपनी संख्या को बहुतायत बढ़ाने का प्रयास किया। इसने कई कार्य किए जिनसे केवल, लेकिन आपके लिए केवल इतना ही मोस्ट है, इसलिए आप केवल इतना ही पढ़िए, ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। और तीसरा की अगर हम बात करें तो नीनो डी कुन्हा, तीसरा था नीनो डी कुन्हा। ये भी तीसरा पुर्तगाली वायसराय था, तीसरा पुर्तगाली वायसराय था। लेकिन इसका जो कार्यकाल था, लेकिन जो इसका जो समय था वह 1529 से लेकर 1535 तक था। कहाँ तक था?
इसका जो कार्यकाल था वो 1529 से लेकर 1535 तक था। यह तीसरा पुर्तगाली वायसराय था और इसने सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि कोचीन की जगह 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। ठीक, गोवा को राजधानी बनाया। तो नीनो डी कुन्हा जो था वह तीसरा पुर्तगाली वायसराय था और यह 1529 से 1535 तक, कहाँ 1529 से लेकर 1535 तक इसका कार्यकाल था और यह कोचीन की जगह इसने 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। ठीक, 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, यदि आप इसकी नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे जो लिंक दी गई है उससे आप डाउनलोड करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम आपको इसकी पीडीएफ डाउन अवश्य प्रोवाइड करेंगे। अब हम यह जान लेते हैं कि आखिर जो पुर्तगाली आए भारत पर आए तो भारत पर उनका तो कुछ प्रभाव रहा होगा, भारतवासियों पर उनका कुछ प्रभाव रहा होगा। तो इसीलिए अब हम जान लेते हैं कि जो भारत पर पुर्तगालियों का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके लिए आप लिखेंगे पुर्तगालियों का प्रभाव, पुर्तगालियों का प्रभाव। तो भारत पर पुर्तगालियों का क्या प्रभाव पड़ा, तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि भारत पर ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। आप ही समझा लीजिए कि ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। ठीक, दूसरा तम्बाकू, आलू, अनानास आदि की खेती हुई। ठीक, यह दूसरा प्रभाव था कि भारत पर जब पुर्तगाली आए तो पुर्तगाली किस धर्म के थे, ईसाई धर्म के थे। जब वो ईसाई धर्म के थे तो भारत पर आएंगे तो अपने धर्म का तो प्रचार प्रसार करेंगे ही। तो इसीलिए भारत पर ईसाई धर्म का प्रसार हुआ और उन्होंने तम्बाकू, आलू, अनानास आदि की खेती करना शुरू कर दिया। तीसरा था कि उन्होंने गैथिक शैली का विकास हुआ, मतलब वो गैथिक शैली में कुछ बनाया करते थे। तो गैथिक शैली का विकास हुआ, गैथिक शैली का विकास। अगर हम चौथा की बात करें कि गैथिक शैली का तो विकास हो गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार। जो प्रिंटिंग प्रेस था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुई की स्थापना हुई। ठीक, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की, पुर्तगालियों ने की। कब की, 1556 में। कहाँ की, गोवा में। तो आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना यह पुर्तगालियों के कारण ही हुआ। तो यदि आपसे क्वेश्चन आए कि पुर्तगालियों का प्रभाव लिखिए तो आप लिखेंगे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तम्बाकू, आलू, अनानास आदि की खेती हुई, गैथिक शैली का विकास हुआ और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई जो 1556 में गोवा में हुई। यह जो हमारा बैच है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो बैच है वो हमारा MPPSC रिलेटेड है, लेकिन आप पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं और सब की सब तैयारी कर सकते हैं क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट बैच है। और इसका भी जल्द ही क्रैश कोर्स आएगा। जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगी लेक्चर तो इसका जल्द ही एक क्रैश कोर्स हम अपडेट करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए पुर्तगालियों का जो प्रभाव था। देखिए सबका एक एक वर्चस्व होता है, सब लोग एक एक दिन होते हैं, मतलब कि सबका एक दिन आता है। तो पहले पुर्तगालियों का प्रभाव था, लेकिन जब पुर्तगालियों से बड़ी शक्तिशाली नौसेना आ गई तो पुर्तगालियों का दमन होना ही था। यानी कि आखिर अगर हम बात करें कि पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ और पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ, यानी कि सबका एक न एक दिन आता ही है। अब हम बात कर लेते हैं पुर्तगालियों के पतन की। तो आखिर पुर्तगालियों का जो पतन हुआ वो कैसे हुआ। तो पुर्तगालियों का पतन के कारण निम्न थे। जैसे वो स्वयं को सागर स्वामी मानते थे, मतलब कि वो उनके अलावा कोई स्वामी है ही नहीं, मतलब वो पूरे समुद्र पर राज करना चाहते थे, इसीलिए वो स्वयं को सागर स्वामी मानते थे। ठीक, दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि जो मराठा थे, मराठों एवं मुगलों के द्वारा उनका विरोध किया गया।
मुगलों के द्वारा विरोध किया गया। मतलब कि जो मराठा थे और जो मुगल थे उनके द्वारा इसका विरोध किया गया। और जो तीसरा था कि ये अपने धर्म के प्रति, जो उनका धर्म था वो अपने धर्म के प्रति असहिष्णु थे, मतलब कि असहिष्णु थे। ठीक, अपने धर्म के जो प्रति थे वो असहिष्णु थे, मतलब कि वो बहुत दयालु प्रकृति के नहीं थे। ठीक, मतलब कि वो बहुत कट्टरवादी थे, मतलब अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टरतर थे, बहुत कट्टर थे। यानी वो अपने धर्म को ज़बरदस्ती अपनाते थे, यानी ईसाई धर्म ज़बरदस्ती परिवर्तन करवाते थे, इसीलिए उनका पतन हो गया। और अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वो डचों की सर्वाधिक शक्तिशाली सेना, डचों की, अगर हम इसके महत्वपूर्ण कारण की बात करें तो जो डचों की नौसेना थी वो शक्तिशाली थी, डचों की नौसेना शक्तिशाली होना, ये आप महत्वपूर्ण कारण लिख सकते हैं। कि यदि आपसे पूछे कि पुर्तगालियों का आखिर जो पतन हुआ वो कैसे हुआ, तो आप बता सकते हैं कि ये स्वयं को सागर स्वामी मानते थे। दूसरा, यह मराठों एवं मुगलों के द्वारा इनका विरोध किया गया। इन्होंने अपने धर्म के प्रति असहिष्णु, मतलब कि जो कट्टरवाद था, ये इन्होंने अपनाया। और डचों की जो नौसेना थी, इनके बाद जो पुर्तगाली के बाद डच आए, उनकी जो नौसेना थी इनसे ज़्यादा शक्तिशाली थी, जिसके कारण ये डचों से जो पुर्तगाली थे वो हार गए। और जो इनका जो विस्तार था वो गोवा तक सीमित रह गया। बस ये पुर्तगालियों में इतना ही था। अब हम बात करेंगे डचों के बारे में। डच के बाद अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज के बाद डेनिश, फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश आएंगे। अगर हम बात करें डचों के बारे में कि आखिर ये जो डच थे वो कब आए, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डच जो थे वो नीदरलैंड के निवासी थे, जो हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी। तो जो डच थे वो हॉलैंड नीदरलैंड, ठीक, नीदरलैंड के निवासी थे। जिससे जो पुर्तगाली थे वो पुर्तगाल के निवासी थे, जो अंग्रेज थे वो ब्रिटिश थे, जो फ्रांसीसी थे वो फ्रांस के थे। उसी प्रकार जो डच थे वो हॉलैंड यानी नीदरलैंड के थे। और इनकी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो 1602 में हुई। कब हुई? उनकी जो स्थापना हुई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। और जो प्रथम नागरिक था, बस इससे 2-3 फैक्ट जो है महत्वपूर्ण है, आप इन्हें समझ लीजिएगा। फिर जो अंग्रेज हैं वो हम अंग्रेजों के बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल बढ़ेंगे डच के बारे में। तो जो डच थे वो देखिए, डच दो कार्नोलिस डे हाइडमैन जो था वो प्रथम डच नागरिक था। जो प्रथम डच नागरिक, अगर हम प्रथम डच नागरिक की बात करें तो वो था कार्नोलिस। कौन था? कार्नोलिस डे हाइटमैन। ओके। डच जो थे वो हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1602 में हुई। और जो प्रथम डच नागरिक था वो कौन था? कार्नोलिस डे हाइटमैन था। और इससे सिर्फ ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि डच वे थे कि जिन्होंने पहली बार दैनिक वेतन भोगी मजदूरी शुरू की। तो इन्होंने दैनिक वेतन भोगी मजदूरी शुरू की। मतलब कि यदि मजदूर आज काम करता है तो उसकी जो पेमेंट 100 रुपये हो या 1000 हो या 10,000 हो, उसे वो डेली का डेली पैसा काम का देंगे। उसे ही दैनिक वेतन कहते हैं। कि मतलब मजदूरों को जो पैसा है वो डेली का दिया जाए। अगर हम बात करें इनकी कोठी के बारे में कि जो इनकी जो कोठी थी वो कहाँ कहाँ स्थापित हुई, तो इसकी जो पहली कोठी थी वो 1605 में स्थापित हुई। और जो दूसरी कोठी थी वो 1610 में स्थापित हो गई। जो पहली कोठी थी वो मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई, नहीं पुलिकट में स्थापित हुई।
और जो दूसरी कोठी थी वो मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। ओके, आप केवल यहाँ से अगर डच की बात करें तो डच से केवल आप ये याद रख सकते हैं कि ये डच हाईलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। इन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो 1602 में हुई। अगर हम प्रथम डच नागरिक की बात करें तो जो प्रथम डच नागरिक था वो कार्नोलिस डे हाइट मैन था। अगर हम दैनिक वेतन भोगी जो मजदूरी है उसकी अगर हम बात करें तो उसकी जो शुरुआत हुई, जो प्रथम कोठी है, जो डचों की जो प्रथम कोठी है वो 1605 में पुलिकट में और 1610 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। यह हुआ डचों का प्रभाव। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस इतना ही, कल का लेक्चर मिस मत कीजिएगा। ये हमारे डेली का सीरीज चलेगा तो आप डेली को मॉडर्न हिस्ट्री को अटेंड कीजिएगा। आप हमें 1 महीने का वक्त दीजिए, हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट करा के दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।